मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास और कला का भाग 2 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। प्रसिद्ध उदाहरण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, या ये भी कह सकते हैं सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, शंखदेव उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया श्लोक है। कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? प्रश्न है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? 1955-56, 1956, 57-58, 1954-55, 1953-54। तो बताइए दोस्तों, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई? तो भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 और 58 के बीच हुई। कब हुई? 1957-58 के। इनमें से कौन सा पाषाण युग 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? प्रश्न है इनमें से कौन सा पाषाण युग 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और मध्य पाषाण युग। तो बताइए दोस्तों, कौन सा 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से ताम्र पाषाण युग जो है वो 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा? ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य। तो आपको इन चारों में से बताना है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। कीर्तिवर्मन के शासनकाल में आया था, पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में, कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, कि विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो इनमें से चीनी यात्री जो हेनसांग था वो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। किसके काल में? हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न है साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी रचना है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं रत्नावली किसकी रचना है? कालिदास की, जयदेव की, शूद्रक की और हर्षवर्धन की। तो बताएं आप लोग, रत्नावली किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, जयदेव की रचना है, शूद्रक की रचना है, कि हर्षवर्धन की रचना है? तो इनमें से जो रत्नावली है वो हर्षवर्धन की रचना है। किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। अगला है इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? प्रश्न है इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और उरक। तो बताइए आप लोग, इनमें कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से उरक जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सोमवंशी शासक ने कराया? प्रश्न है 11वीं शताब्दी में भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस सोमवंशी ने कराया? ऑप्शन है पुलकेशन द्वितीय, चंदेल धांग, ययाति केसरी और अनंत वर्मन। तो बताइए आप लोग दोस्तों, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुलकेशन द्वितीय द्वारा कराया गया, चंदेल धांग द्वारा कराया गया, ययाति केसरी द्वारा कराया गया और अनंत वर्मन के द्वारा कराया गया। तो इनमें से ययाति केसरी द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? ययाति केसरी के द्वारा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन, महाविष्णुक्रमण, महापरिनिर्वाण या संगीति। तो बताएं गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं?
इनमें से धम्म चक्र प्रवर्तन को गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन। इसे गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस देवता से संबंधित है? प्रश्न है, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है विष्णु, शिव, ब्रह्मा और दुर्गा। तो बताएं आप लोग, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु से संबंधित है, शिव से संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है या देवी दुर्गा से संबंधित है? तो दोस्तों, जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है वो भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान शिव से। अगला प्रश्न है, किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता था? प्रश्न है, किस युग को भारत का स्वर्ण युग माना जाता था? ऑप्शन है मौर्य युग को, चोल युग को, गुप्त युग को और कुषाण युग को। तो बताएं, किस युग या किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य काल को, चोल को, गुप्त को और कुषाण। तो इनमें से गुप्त युग या गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। किसे? गुप्त युग को। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। तो बताएं दोस्तों, विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का दूसरा नाम है? तो विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम है। किसका नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम विक्रमादित्य है। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत इनमें से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलबन, चालुक्य, कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन तुगलक। तो बताएं आप लोग, काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो इनमें से गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा काकतीय राजवंश का अंत किया गया। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा काकतीय राजवंश का अंत किया गया। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन है दुर्गावती, रुद्रमा देवी, पार्वती देवी और प्रभावती। तो बताएं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? दुर्गावती था, रुद्रमा देवी था, पार्वती देवी था और प्रभावती देवी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी उसका नाम प्रभावती था। क्या नाम था उसका? प्रभावती। अगला प्रश्न है, मगध के शासक उदयन ने अपनी राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? प्रश्न है, मगध के शासक उदयन ने अपनी राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तक्षशिला को, कौशांबी को, राजगीर को और सारनाथ को। तो इनमें से उदयन ने राजगीर से अपनी राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। किस शहर से हटाकर? राजगीर से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस आकार का है? प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार किस आकार का है? ऑप्शन है वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक या आयताकार टैंक। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, क्या है? मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक है। कैसा है? आयत के आकार का आयताकार टैंक। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोध गया में और सारनाथ में। तो बताएं आप लोग, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहां हुआ था? बोध गया में। अगला प्रश्न है, किस शासक को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? प्रश्न है,
किस शासक को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, महापद्मानंद और अशोक। तो बताएं दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंबिसार को, महापद्मानंद को और अशोक को। तो बताइए किसे दिया जाता है? तो इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य को अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहां से मिले हैं? प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहां से मिले हैं? हम्पी से, पाटलिपुत्र से, राजगिरी से और सोनपुर से। तो बताइए आप लोग, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी उसके अवशेष कहां से मिले हैं? हम्पी से मिले हैं, पाटलिपुत्र से मिले हैं, राजगिरी से मिले हैं या सोनपुर से मिले हैं? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हमें पाटलिपुत्र से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? पाटलिपुत्र से। मौर्य वंश का अंतिम राजा या शासक कौन था? प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, अशोक, बृहद्रथ और शालीशुक। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला है, 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? सिमुक ने, अज्ञातशत्रु ने, मिंडेर ने और पुष्यमित्र शुंग ने। तो दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म। तो हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई? प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक के द्वारा की गई? ऑप्शन है हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। तो इनमें से जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं का संबंध किससे है या जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न है, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। तो जो जातक कथाएं हैं, कौन सी कथाएं? जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित कथाएं हैं और इसमें बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं अंकित हैं। अगला प्रश्न है, चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे। प्रश्न है, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे सिद्धार्थ, शंकराचार्य, सारिपुत्ता और रामानुजाचार्य। तो दोस्तों, विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण किस मंदिर को काला पगोड़ा या ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है? प्रश्न है, काले ग्रेनाइट से निर्मित होने के कारण किस मंदिर को काला या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? ऑप्शन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, कंदरवा महादेव मंदिर को, बृहदेश्वर के मंदिर को या गोरखनाथ मंदिर को। तो बताइए आप लोग, काला या ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो इनमें से कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है। किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में
भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? प्रश्न है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया? ऑप्शन है झेलम, सिंधु, गंगा और यमुना। तो दोस्तों सिकंदर ने सबसे पहले भारत में सिंधु नदी को पार किया था। किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को। अगला प्रश्न है हम्पी नगर किस साम्राज्य की राजधानी थी? प्रश्न है हम्पी नगर या हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है विजयनगर की, परमार की, राष्ट्रकूट की या बहमनी राज्य की। तो हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी हम्पी? विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 20, 15, 14 और 18। तो बताएं आप लोग अशोक के शिलालेखों की कितनी संख्या है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। कितनी है अशोक के शिलालेखों की संख्या? तो 14। अगला प्रश्न है खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने कराया? प्रश्न है खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चोलों ने, परमारों ने, मानों ने और चंदेलों ने। तो दोस्तों खजुराहो के जो भव्य मंदिरों का निर्माण कराया वो चंदेल शासकों ने कराया था। किसने? चंदेल शासकों ने। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म का है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, रघुवंशम, ऋतु संहार और अभिधर्म कोश। इनमें से जो अभिधर्म कोश है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सा? अभिधर्म कोश। अगला प्रश्न है किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने कराया था? प्रश्न है किस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने कराया था? जगन्नाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और लिंगराज मंदिर। तो बताइए आप लोग राजा राज चोल ने किस मंदिर का निर्माण कराया? तो इनमें से बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण कराया था वो राजा राज चोल ने कराया। किसका? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है इनमें से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया? प्रश्न है इनमें से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया? ऑप्शन है कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर या दिलवाड़ा का मंदिर। तो बताइए आप लोग पल्लव वंश के शासकों द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया। किसका? कैलाश मंदिर का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? वारामिहिर, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और सोमदेव। तो दोस्तों इनमें से वारामिहिर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। कौन? वारामिहिर। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। तो अशोक के अभिलेख जो थे उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है अशोक के अभिलेखों को? तो 3 भागों में। अगला है इनमें से कौन अशोक के अभिलेखों का प्रकार नहीं है? प्रश्न है निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और ताम्रलेख। तो दोस्तों इसमें से ताम्रलेख जो है वो अशोक के अभिलेखों का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? ताम्रलेख। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15 और 7। तो बताइए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 5 है, 10 है, 15 है या 7 है? तो दोस्तों अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? प्रश्न है
जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 20, 26, 24 और 30। तो जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। कौन कितनी है? 24, जिसमें प्रथम है ऋषभदेव और 24वें व अंतिम है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई थी? 1859 में, 1850 में, 1900 में और 1750 में। तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में हुई थी। कब हुई थी? 1750 में। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने की? प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है पर्ट्रेट, पैंथिलर, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर और जगपति जोशी। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कहां स्थित है? प्रश्न है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कहां स्थित है? रुम्मनदेई में, कौशाम्बी में, लौरिया राज में और रामपुरवा में। तो दोस्तों, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मनदेई में स्थित है। कहां पर? रुम्मनदेई में स्थित है। प्रश्न है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? या जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, मल्लीनाथ या ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहां स्थित है? प्रश्न है, धमेक स्तूप कहां स्थित है? सारनाथ में, कानपुर में, मध्य प्रदेश में और विदिशा में। तो धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में स्थित है। कहां स्थित है? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? या हम ये भी कह सकते हैं सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन है छंदोग्य, मुंडक, मांडूक्य और ईशावास्य। तो दोस्तों, जो सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है या मुंडको उपनिषद से लिया गया श्लोक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण समाज को गहराई से प्रभावित किया। प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण समाज की गहराई को प्रभावित किया। ऑप्शन है ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं एक व्यापारी और स्त्रियां एवं शूद्र। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म ने समाज के दो जो वर्ग थे वो थे स्त्रियां और शूद्र को एक साथ जोड़ा था। किसे? स्त्रियां एवं शूद्र को। अगला है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत, पाली, ब्रह्मी और खरोष्टी। तो दोस्तों, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा ब्राह्मी थी। कौन सी भाषा थी? ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किस आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों के, हंगेरियन के, हुणों के और तुर्कों के। तो दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुणों के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया है। किसके आक्रमण के साथ? हुणों के आक्रमण के साथ।